अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीके इंसाफ ने सेनेट का टिकट फैसल वाडा से वापस ना लेने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम समेत पार्टी रहनुमाओं के जो एतराज़ात थे उनका जायज़ा लिया गया, जबकि चारों सूबों में टिकटों की तकसीम पर नजरसानी भी की गई। इस इजलास के दौरान पार्लिमानी बोर्ड ने फैसल वाडा का टिकट जो था इसको बरकरार रखने का फैसला किया और पीटीआई सिंध के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक फैसल वाडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने KPK से लियाकत तुर्कई को पार्टी टिकट देने का फैसला किया, जबकि नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला किया है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में बासानी हम कामयाबी हासिल करेंगे। हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट दिए। हमने अरबपति लोगों को सेनेट के टिकट देने की जो रिवायत थी उसको तोड़ा है। अरकान पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू नहीं कर सकता, उन्हें वापसी की सफरी दस्तावेजात जारी कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मरीम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, उसके लिए बैकडोर राब्ते किए गए हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ हुकूमती वज़ीर मरीम नवाज़ को हरफ तनकीद बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नज़रिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। अब सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज़ की ये जो ट्वीट है, ये जो बयान है, ये अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है? सवाल ये भी है कि फैसल वाडा को किस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने सेनेट का टिकट दिया है। सवाल ये भी अहम है कि क्या सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या फिर सियासी जमातें भी इसमें जवाब दें? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेनेट के जो टिकट्स का मामला है बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म का प्रोगेटिव है कि वो किसको अहल समझते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा पार्टी के अंदर एतराज़ात उठे, आवाज़ें उठीं, जो बड़ी अच्छी बात है, जिसको नोटिस भी जिस पर लिया गया। बलूचिस्तान के से कादिर साहब का टिकट वापस लिया गया। लेकिन अब जो मौसर आवाज़ें उठ रही हैं, जिस पर अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है PTI के अपने लोगों की, वो है फैसल वाडा का टिकट। बात यह है कि अगर अब्दुल कादिर के टिकट वापस लेने या ना लेने के मामले को देखा गया, इस पर नज़रसानी की गई, अब तो इन फैसल वाडा के टिकट को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता इतने एतराज़ात, इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद? अच्छा, पहली बात तो शाज़िया, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हमारे मीडिया में एक तासुर है कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ की तारीफ़ भी कर देंगे तो उससे शायद रेटिंग गिर जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं, क्रिटिकल पहलू ही देखा जाए और जहाँ कोई जेन्युइन सही बात भी हुई है उसको भी हम नेगेटिव पहलू ही तलाश करते हैं। मेरी नज़र में जो आपकी तनकीद है टिकटों के ऊपर, ये तो इसका तो बिल्कुल ही ना कोई सर है ना पैर है। इस दफ़ा जो टिकट्स जो हैं वो दिए गए हैं, एंड आई वुड से कि नॉट ओनली PTI बल्कि दूसरी जमातों में भी जो टिकट्स दिए गए हैं उनको काफ़ी देखभाल करके कोशिश की गई है टिकट देने की। मसलन अभी जो पंजाब से जो मेरा ख्याल है कल ये टेक्नोक्रेट्स हमारे जो दोनों इलेक्ट हो जाएंगे बिला मुकाबला, अली ज़फ़र और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, ये बहुत ही आला पाए के वकील हैं। और आज़म तारड़ बेशक PMLN से है लेकिन वो पाकिस्तान के जनाब, मैं पहले कह चुकी हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का प्रोगेटिव है, ये मैं बात कर चुकी हूँ। इस पे सब तारीफ भी कर रहे हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं तो PTI इस पर स्टैंड ले रही है, इसको सुन रही है। मैं बात पहले कर चुकी हूँ। नहीं, मैं अब फैसल वाडा की तरफ आपकी तरफ आना, फिर जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि बलूचिस्तान में तनकीद हुई तो तब्दील कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो सिंध में फैसल वाडा का जो टिकट है, पहली बात तो ये है किसी जो सिंध की जो सारी लीडरशिप है, चाहे वो असद उमर साहब हैं, चाहे इमरान इस्माइल हैं, चाहे अली जैदी हैं, या के फरदौस नकवी साहब हैं, सारे MPAs हैं और वहाँ के MNAs हैं, तमाम का कंसेंसस है कि फैसल वाडा का जो PM का फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है और सब ने उसकी तहसीन की है। अब एक आदमी जो है अगर बाहर बैठ के किसी को ने तनकीद करनी है या उसके ऊपर एक सीट है उसके ऊपर तनकीद तो हो सकती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि फैसल वाडा ने जिस तरीके से आके तहरीके इंसाफ को हमेशा फ्रंट फुट पे डिफेंड किया है, जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त जब कराची में कोई नहीं खड़ा होता था,
उस वक्त वो खड़ा होके और ललकारते रहे हैं, बड़े कम लोगों में उस वक्त ये जुर्रत थी। तो पार्टी को भी हमेशा ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करना होता है, उनको इज्जत देनी होती है। अपोजिशन को जो आदमी रोज रुलाता है टेलीविजन प्रोग्रामों में 7 से लेके 10 बजे तक, जिसके सामने अपोजिशन के आंसू निकलते हैं, तो अपोजिशन क्या कहेंगे, उसको निकालें। फवाद, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अपोजिशन को रुलाएगा, जो जबरदस्त अपोजिशन को रुलाएगा उसको टिकट, ये क्या क्राइटेरिया हुआ? क्यों नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। कितने लोग खड़े हो सकते हैं आके? देखिए, ये जो हम लोग बैठते हैं ना टीवियों के ऊपर, ये फैसल, ये हम लोग बैठते हैं, हम फरिश्ते हैं, क्योंकि ये लोग जो हम आके बातें करते हैं, तो बाकी लोग सारे जो बैठे हुए हैं वो कोई हमारी सारी तारीफें करने के लिए तो नहीं बैठे होते। यहाँ तो आप 2 घंटे 4 घंटे बात करें, 30 सेकंड बात गलत होती है, वो 30 सेकंड हर जगह चल रही होती है, 4 घंटे तो चलती नहीं है। तो और हमारी जो है वो आगे पीछे हर जगह रोजाना एहतसाब हो रहा होता है। सो ऐसे लोगों को कदर करनी पड़ती है पार्टी को, तभी भी चाहिए। सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज हो सकता है? हुकूमती अरकान कहते हैं जी, अगर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे, जबकि खुल्लम खुल्ला ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमती लोग भी हमें वोट देंगे। मतलब कि ओपनली बातें हो रही हैं कि लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। कोई सरप्राइज हो सकता है कोई? नहीं, मेरा वैसे जाती ख्याल ये है, सिचुएशन ये जो वीडियो आने के बाद पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव है, और ज्यादातर पार्टी अगर कोई अपनी एक्सेस सीट लेती है ना, उसका भी फिर उस पर भी दबाव आ जाता है कि आप अपने हिस्से से ज्यादा कैसे ले गए। और बेहतर यही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ओपन बैलेटिंग की तरफ जाना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन ने इस पर बच्चों की तरह जिद की और हम ओपन बैलेटिंग की तरफ नहीं जा सकते। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी होनी चाहिए ना, फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना। फिर 2019 में फिर सादिस इंजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, वो भी सबके सामने है। तो फिर तो फेयर होना चाहिए ना। फिर ये नहीं कि सेनेटर्स के लिए आप ओपन बैलेटिंग करवाएं और चेयरमैन सेनेट के लिए आप सीक्रेट बैलेटिंग करवाएं। 101% आप सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए था। और अपोजिशन आती और ये अमेंडमेंट मूव करती तो आई वुड हैव सपोर्टेड देम, द होल पीटीआई वुड हैव सपोर्टेड देम। उन्होंने आके क्यों अमेंडमेंट नहीं दी? अच्छा फवाद, जो वीडियो सामने आई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे मामले को जो कमेटी बनी, आप उसका हिस्सा हैं। अब वीडियो का फ्रांजिक करवाएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो इनकारी है कि वीडियो असली नहीं है, वीडियो जाली, इसको एडिट किया गया है। फ्रांजिक करवाएंगे वीडियो का? फोरेंसिक भी करवा देंगे, लेकिन इशू है फ्रैंकली, सच्ची बात है कि ना, देखो पाकिस्तान के लोग इतने स्टूपिड तो नहीं है ना ही कोई ये है कि हमें को पता नहीं है कि ये क्या ऐसा ही हुआ है, इसमें क्या शुबा है। हमें जो कुछ हुआ है यहाँ पे वो तो तमाशा लगा है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे ये सारे लोगों ने इस तरह से पाकिस्तान की जो सियासत है उसको नंगा किया। एक मंडी लगी जिसमें ये जो सारी आई वुड से कि सियासत की जो सारी इन लोगों ने जिस तरीके से उसको, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, उससे बड़ी बदनामी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जो है वो परवेज खटक और असद कैसर तक भी जाएगा, उनको भी बुलाएंगे, पूछेंगे। ज़ाहिर इल्जामात तो उन पे भी लगे हैं ना। उन तक क्यों जाना है? उन्होंने क्या किया? देखें, इशू ये नहीं है हर चोर डाकू उठ के अपना इस तरह की जो है कोई कह देगा बात, आप उसके ऊपर तो नहीं शुरू हो जाते कि मेरा कान ले गया तो आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दें। सिंपल बात है, ये सारा हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन कौन लोग बिके हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पैसे, ये वोट लेके सेनेट में पहुंचा कौन था। अब जो लोग पहुंचे हैं और अगर उनकी मौजूदगी की वजह से सेनेट की के ऊपर एक सवालिया निशान है, वो हमने ढूंढने हैं। अच्छा, सही। अच्छा फवाद, आपने आज एक ट्वीट की, मरीम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, इसके लिए बैकडोर राब्ते किए गए। हमें पता है कल उन्होंने कहा था कि मेरी एक ज़रूरी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में हो नहीं सकती है, मैं बाहर जाऊंगी नहीं। तो एक इनडायरेक्टली बात तो उन्होंने कर दी। बैकडोर राब्ते उन्होंने किससे किए हैं? देखिए, चाहती तो वो यही है कि इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर मुल्क से जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इशू ये है कि पहले जिसको इंसानी हमदर्दी की बिना पे भेजा वो वापस ही आने को तैयार नहीं है। मतलब कि आप दोबारा पछताना नहीं चाहते, आप लोग इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाजत देके दोबारा पछताना नहीं चाहते, और बड़ी उसकी हमें पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी। अनफॉर्चुनेट है कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह से किया, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज को पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है वो अपनी तरह सियासत का ये लॉन्ग मार्च वगैरह है, इसका शौक पूरा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, इस वक्त हमारी सियासत में सेनेट के इलेक्शन ज़ाहिर है मौज़ू बहस बने हुए हैं और इस वक्त टिकट्स की तकसीम पर बड़े जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से बड़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं। पंजाब से तो इतनी कोई हमें आवाज़ें सुनाई नहीं दी, बलूचिस्तान से आवाज़ें उठी, अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया गया, फिर सिंध में बहुत ज़्यादा मसला है, KPK में जो है ना वो भी आज फैसला बदला गया है और नजीला खटक से टिकट वापस लेकर लियाकत उल कई साहब को देने का फैसला हुआ है। अब जो मसला है और अभी तक जो PTI के अपने लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है, वो फैसल वाउडा को टिकट देने के हवाले से, और आज हतमी फैसला हो गया है कि फैसल वाउडा से सेनेट का टिकट वापस नहीं लिया जाएगा। आप समझते हैं कि ये अब मेरिट पर पार्टियां जो हैं टिकट्स दे रही हैं और वाकई फैसल वाउडा की खिदमात हैं, जिसको बहुत सर्व किया उसने तहरीक इंसाफ को, जो मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं और हर हाल में तहरीक इंसाफ तुली हुई है कि फैसल वाउडा को टिकट देना ही देना है। देखें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इक़्तिदार में है और जो पार्टी भी इक़्तिदार में होती है तो बहुत से जो इक़्तिदार के पुजारी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि बरसर इक़्तिदार जमात का टिकट हासिल किया जाए। अब मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में टिकट दिए हैं तो वो टिकट इमरान खान साहब ने बहुत सोच समझ के दिए हैं और काफ़ी मेरिट पे नज़र आते हैं। उन्होंने बाबर अवान को टिकट नहीं दिया, शहजाद अकबर को टिकट नहीं दिया, शहबाज गिल को टिकट नहीं दिया, जुल्फी बुखारी को टिकट नहीं दिया। लेकिन बलूचिस्तान में जो उन्होंने पहले टिकट दिया अब्दुल कादिर साहब को, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो उनकी इत्तेहादी जमात है वो उसकी मर्जी से दिया था। अब वो फिर टिकट वापस हो गया, उस पर ज़हूर आगा साहब को दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में नजीबुल्लाह खटक का टिकट जो है वो आज कैंसिल करके तो लियाकत राकई साहब को बना दिए। तो जो अब इशू है सिंध का, तो सिंध में जो फैसल वाडा साहब को जो टिकट दिया गया है वो कहा तो ये जा रहा है उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। अब जाहिर बात है इमरान खान साहब जो हैं वो इतने अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वजीर आजम भी हैं, तो उनको भी पता है कि फैसल वाडा के खिलाफ एक अदालत में केस ज़ेर समाअत है और वो नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फैसल वाडा का टिकट इसलिए बरकरार रखा गया है कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेशर का सामना है और जो फैसल वाडा साहब हैं उनको टिकट इसीलिए उनका बरकरार रखा गया है कि इमरान खान साहब के ख्याल में वो प्रेशर को फेस कर सकते हैं, उसको रजिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उनका टिकट बरकरार रखा गया है। हालांकि वहाँ से काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि जी जो है ये गलत दिया गया, ये इस पर नज़रसानी की जाए। तो अब लेकिन फिर हामिद मीर साहब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो है ना कि सवालात तो उठ भी रहे हैं और जाहिर है उठेंगे भी कि फिर एक ऐसे शख्स को आप सेनेट में लेकर आ रहे हैं जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी कर चुके हैं अपनी दोहरी शहरियत के हवाले से। अगर आप इस बुनियाद पर लेके आ रहे हैं कि एक जगह से अगर उनको हटाया जाएगा दूसरी जगह पर ले आए, तो इससे ज़्यादा गलत बात है कि एक शख्स जो पहले गलत बयानी कर चुका है उसको आप सेनेट में जो है ना वो लेकर आ रहे हैं। ये एक हम इखलाकी सवाल उठा रहे हैं और आपने जो सवाल उठाया है वो जायज़ सवाल है, लेकिन ये एक इखलाकी सवाल है। लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें अब इखलाकियात की इतनी अहमियत नहीं रही, बल्कि आइन और कानून की भी इतनी अहमियत नहीं रही। तो वहाँ पर अब एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है जी कि हम ओपन बैलेट चाहते हैं, हाँ। और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक इखलाकी बर्तरी कायम करने की कोशिश की है अपोजिशन पर। लेकिन दूसरी तरफ जो फैसल वाडा साहब का जो टिकट है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इखलाकी पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर हुई है। मैं दोबारा यही कहूँगा कि जो आपने सवाल उठाया वो बिल्कुल सही सवाल है कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं और उन्होंने उन पर साबित हो जाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की है, तो उसके बाद क्या अखलाकी जवाब रह जाता है कि उनके पास सेनेट का टिकट रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट इसलिए दिया है कि शायद उनका ख्याल है कि ये आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी के जो बाकी लोग हैं उनके प्रेशर का सामना कर सकते हैं। अब बैलेटिंग पर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब इसको हम दो एंगल से देखते हैं। अगर ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन हुआ तो आप नहीं समझते कि ये तजाद होगा? सेनेटर के लिए आप ओपन बैलेटिंग करवा रहे हैं और चेयरमैन सेनेट के लिए जो है ना वो आप खुफिया बैलेटिंग करवा रहे हैं। 2019 में सादिक संजरानी के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद आई, उस पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, जिसने बदला जैसे बदला, वो सारी कहानी सब जानते हैं जो कुछ हुआ।
तो आपको नहीं लगता ये तजाद है? हुकूमत को इसको खत्म करना चाहिए था, चेयरमैन सेनेट का भी ओपन होना चाहिए था। फिर दूसरा इस पर एक और चीज कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग ही होती है तो फिर क्या शफाफियत पर सवालात नहीं उठेंगे? फिर हम कैसे कहेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी जिसका रोना आज हर कोई रो रहा है? देखें, आपने दोबारा एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया है और आज जो हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो आज उसकी जो समाअत हुई है, तो उस समाअत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मौक़िफ़ है वो यही था कि हम तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे और आर्टिकल 226 में सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ है तो हम तो इसको सीक्रेट ही रखेंगे। हाँ। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि आपको जो इस इलेक्शन में जो धांधली होती है या बदयांती होती है उसको रोकने का भी हमें एक प्लान पेश करना चाहिए। अब इसमें देखें, पहला तो सवाल ये है, पहला नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस आइन के आर्टिकल के तहत इस केस की हेयरिंग कर रही है उसमें उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एडवाइजरी है, वो मशावरती है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती। आइन का आर्टिकल 226 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एज इट इज बरकरार रहेगा और उसमें आइन में जो तब्दीली है, तरमीम है, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। हाँ। तो तहरीक इंसाफ जो है उसने ये सदारती रेफरेंस दायर किया, फिर उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ की अपनी जो उनकी पॉलिसी है, जो उनके एक्शंस हैं, उसमें बहुत से तजादात हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह चीज भी ज़हन में रखनी चाहिए कि एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा जो उन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है वो दोबारा नजरिया ज़रूरत को जिंदा नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर अदालत हुकूमत के हक में फैसला देती है तो अदालत एक दफा फिर मुतनाज़ा हो जाएगी और ऑपोजिशन की तरफ से यह कहा जाएगा कि आपने नजरिया ज़रूरत जिंदा कर दिया है। मैं समझूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को मुलव्वस किया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पे जो भी फैसला देगी, लेकिन अगर सिर्फ ये राय है, तशरीह है, तो राय को मानना तो ये तो हुकूमत इसकी पाबंद नहीं होगी ना। आइन में तरमीम ये लोग करा नहीं सकते हैं तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस तो मौजूद रहेगा अपनी जगह पे। मैंने तो आपको बता दिया ना कि आर्टिकल 186 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो महज एडवाइजरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइस करती है, एक राय देती है, तो उस राय के बाद आइन में तरमीम नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि दूसरी आप देखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वुकला की तंजीमें जो हैं वो इस मामले में पहले पार्टी बन चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर हुकूमत के हक में फैसला दिया तो एक तरफ ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद की जाएगी, दूसरी तरफ जो वुकला की तंजीमें हैं उनकी तरफ से तनकीद की जाएगी। और आज जो एक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वुकला की तंजीमों के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। तो इस मामले को बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही कहती है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो आज जो हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग से जो जजेस का जो एक फ्रेम ऑफ माइंड हमें नजर आ रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट के जरिए उसको प्रिएम्प्ट करने की कोशिश की है। तो अगर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार करके ये सेनेट का इलेक्शन लड़ रही है, तो इसका मतलब ये कि जब सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत के हक में आएगी तो ऑपोजिशन ये कहेगी कि पाकिस्तान की अदलिया ने नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दिया। ऑपोजिशन खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हुकूमती जो लोग हैं हमें वोट देंगे। हुकूमत ये बात कर रही है कि अगर खुफिया बैलेटिंग भी हुई तो इसका नुकसान ऑपोजिशन को ही होगा। आपको लग रहा है कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा इन इलेक्शंस में? मुझे तो फिलहाल सरप्राइज जो है वो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से सरप्राइज नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो हुकूमत बड़ी मुतमिन थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई दौड़ भाग नहीं थी। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और आराम से उन्होंने अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया। ये जब से सेनेट के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, पहले हुकूमत ने कहा था कि जी हम कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाएंगे, जी हम फरवरी में करवा देंगे। फरवरी में नहीं हो सके, अब वो 3 मार्च को हो रहे हैं। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो दौड़ के कभी लाहौर जा रहे हैं, काबीना का इजलास मुलतवी कर रहे हैं,
वहां पे जो अपने नाराज अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, टिकटें तब्दील कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफी शशोपंज में पड़ी हुई है। अंदर से भी बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने गलत लोगों को टिकटें दे दी। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो इस्लामाबाद से जनरल सीट पे ऑपोजिशन के उम्मीदवार हैं, आज तहरीक इंसाफ ने उनके कागजात नामजदगी पर एतराजात भी उठा दिए हैं। तो अगर आप इतने मुतमिन हैं और आपने सरप्राइज देना है और आपको यकीन है कि आपके तमाम एमएनएज आप ही को वोट देंगे, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब से आप इतने खौफजदा क्यों हैं? आपको पता है कि अगर ऑपोजिशन लेकिन आप देखें ना कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो कहीं ना कहीं ये खौफ हो सकता है ना हुकूमत के जहन में, जो आज कागजात पर भी एतराज उठाया कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो तहरीक अदम एतमाद लाने की जो ऑपोजिशन बात कर रही है वो कामयाब भी हो सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं खौफ तो है ना हुकूमत के जहनों में। जी नहीं, खौफ हो नहीं सकता, खौफ है। उसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो जनूबी पंजाब सूबा महाज के जो 30 के करीब इंपॉर्टेंट लोग थे जो बाद में पीटीआई के उम्मीदवार बन गए और उन्होंने उनमें से अक्सर ने कामयाबी भी हासिल की, तो वो जो जनूबी पंजाब के एमएनएज तहरीक इंसाफ में आए थे वो इस वादे पे आए थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाएगी। तो 2.5 साल गुजरने के बावजूद वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। इस वजह से इमरान खान साहब को और उनके साथियों को ये खदशा है कि जनूबी पंजाब से जो उनके एमएनएज हैं शायद वो सीक्रेट बैलेटिंग में उनको वोट नहीं देंगे। और उसका आपको एक सबूत मिल गया कि जनूबी पंजाब से बहुत से जो एमपीएज हैं, हाँ। जैसे कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हैं, खुरम लगारी हैं, इस तरह के बहुत से लोग जो हैं उन्होंने वजीर आला पंजाब के खिलाफ अपने अदम एतमाद का इजहार भी किया। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ है वो थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। अब देखें ना, इमरान खान साहब जो है, आप याद करें कि 2-2.5 साल पहले जब 2-3 एमएनएज जो हैं वो कौमी असम्बली में जब हुकूमती वज़रा पे तनकीद करते थे तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल उनको लिफ्ट नहीं करवाते थे, बल्कि उसको इग्नोर कर दिया जाता था। राजा रियाज साहब ने कितनी तनकीद की थी, राजा रियाज साहब पे इमरान खान साहब ने उनको कोई टाइम वाइम नहीं दिया। कराची के कुछ एमएनएज थे, उन्होंने फैसल वाडा पे और अली जैदी पे तनकीद की, इमरान खान साहब ने उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अब सूरत हाल यह है कि एक खुरम लगारी, एक एमपी है मुजफ्फरगढ़ का, वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ बोलता है। इमरान खान साहब दौड़ के लाहौर जाते हैं, फवाद चौधरी साहब उस एमपीए को इमरान खान साहब के पास लाते हैं। इमरान खान साहब उसको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखें आप पार्टी के साथ टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, कोई पहले एमपीए तो नहीं है जो बुज़दार के खिलाफ बोल रहे हैं, कि अपनी पार्टी के लोग बोलते हैं। इवन के वज़ीर आज़म इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि इनके अपने जो लोग हैं वो बुज़दार साहब पर बड़ी तनकीद करते हैं। तो कोई पहले एमपीए नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, और भी लोग बोले हैं, और भी लोग बोले हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ये पता है कि ये जो खुर्रम सुहेल लगारी है ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं। और ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो है उसके साथ भी और लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तो जो आपने सवाल पूछा था ना कि कौन किसको सरप्राइज देगा, तो फिलहाल तो एक तो पीटीआई ने अपनी बलोचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में गलत टिकटों के जरिए अपने ही लोगों को एक सरप्राइज दिया है। हाँ। और दूसरा, पीटीआई को पंजाब असम्बली के अपने ही जो नाराज अरकान है उनकी तरफ से सरप्राइज मिल रहा है। और तीसरा सरप्राइज हमें यह मिला है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को बहुत से लोग कमजोर उम्मीदवार समझ रहे थे, लेकिन आज पीटीआई ने उनके कागजात पे एतराज करके हम सबको ये सरप्राइज दिया है कि पीटीआई के ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार। बिल्कुल, अकबर एस बाबर जो बात की कि उन्हें कहा गया चेयरमैन सेनेट बनने की उन्हें पेशकश की गई और कहा गया केस वापस ले लो, आपको नहीं लगता इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए इस मामले की? मुझे इस बारे में ज़्यादा तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन ये अकबर एस बाबर साहब ने अगर एक दावा किया है तो इमरान खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि अपनी खुद से या पार्टी के किसी सीनियर बंदे के जरिए इसका जवाब दें। और अकबर एस बाबर साहब को भी चाहिए कि जिसने उनको ये ऑफर की थी उस बंदे का नाम लेके आएँ। हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप एक नाम नहीं ले रहे और कह रहे हैं, क्योंकि आप सहाफ़ी तो नहीं है कि आप बाखबर ज़राए से कोई भी खबर जो है वो नशर कर दें या लिख दें। तो आप तहरीक इंसाफ जो है वो उसके आप बानी रुकन हैं, आपने उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की हुई है। तो आप जो भी बात करें आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए। और अगर किसी बंदे ने आपको चेयरमैन सेनेट की ऑफर की है तो उस बंदे का नाम बताएं ताकि हम उस बंदे से आपकी बात की आखिरी सवाल मीर साहब,
पीडीएम के लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है? 26 मार्च की तारीख है लॉन्ग मार्च की। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि ये आगे ले जाएं। कहीं खौफ है हुकूमत को इनके लॉन्ग मार्च का? और अगर पीडीएम आगे लेके जाती है लॉन्ग मार्च की तारीख, हुकूमत को इसका क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम जो है वो शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त है उसको तस्लीम करते हुए अपना लॉन्ग मार्च आगे ले जाएगी। शेख रशीद साहब बताए ना कि एक दिन पहले तो कह रहे थे कि हमने अपनी आंसू गैस टेस्ट कर ली है और हमारे पास इसका काफ़ी स्टॉक मौजूद है। तो अब 24 घंटे गुजरे नहीं हैं और अब आप पीडीएम को अपीलें कर रहे हैं कि अपना लॉन्ग मार्च आगे ले जाएं। तो पीडीएम जो है उसने कुछ सोच समझ के ही 26 मार्च की डेट रखी होगी, क्योंकि 26 मार्च के कुछ दिन के बाद जो है वो रमजान मुबारक शुरू हो जाना है, अप्रैल में रमजान शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है 26 मार्च से को तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है वो तो काफी दूर है अभी। फिलहाल आपको 3 मार्च को जो सेनेट का इलेक्शन है इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर 3 मार्च को इमरान खान साहब सेनेट के इलेक्शन में अपनी जो मतलूबा सेनेट की नशस्तें हैं वो हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर 26 मार्च को शेख रशीद साहब को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर 3 मार्च को इमरान खान साहब जो हैं उनको कुछ अपसेट का सामना करना पड़ गया और खास तौर पे यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट की सीट निकाल गए तो फिर शेख रशीद साहब जो मर्जी कर लें, फिर वो पीडीएम को नहीं रोक पाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। अब भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा और भारत में बरसरे इक़्तिदार मोदी सरकार मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगंडे के लिए हर वक्त तैयार नज़र आती है। अगरचे यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फो लैब हाल ही में भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ नेटवर्क का भांडा फोड़ चुकी है और यूएन की एक रिपोर्ट भारत के पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस होने को भी बेनकाब कर चुकी है। इसके बावजूद भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती के चक्कर में अपने मकरू अज़ाइम रखता है। भारत अपने ही मज़मूम मकासद की तकमील के लिए दिल्ली में मुकीम यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों को मकबूजा कश्मीर के एक और दौरा करवा कर अपनी मनसूबाबंदी के तहत आलमी बिरादरी को गुमराह करना चाहता है। इससे पहले भी भारत की तरफ से ऐसे ही गाइडेड किस्म के 2 दौरे गुज़श्ता साल जनवरी और फरवरी में हो चुके हैं। अब मीडिया ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का 25 रुकनी वफ्द आज मकबूजा कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच गया है और ये वफ्द 1 रोज़ के क़याम के बाद कल और परसों मकबूजा वादी का दौरा करेगा। यूँ 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत यानी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों का मकबूजा वादी का यह तीसरा दौरा होगा, जिसका एहतमाम भारतीय वजारत ख़ारजा ने किया है। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता चला आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में भी मुलव्वस रहा है और कई मरतबा खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशें भी कर चुका है। यही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अंधी दुश्मनी में अफगानिस्तान की सरजमीन को भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता चला आ रहा है, जबकि अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अब पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर चुकी है। लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान गुज़श्ता साल शुरू होने वाले मुज़ाकरात के कई दौर होने के बावजूद अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग का ख़ात्मा मुमकिन नहीं हो पाया है और ना ही गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान ने मुकम्मल इनखला हो पाया। और यही वजह है कि इत्तेहादी अफवाज नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सही वक्त से पहले अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब लिया जाए कि और कितना वक्त लग सकता है, जो अमेरिका है वो कितना लिंगर ऑन करना चाहता है, अमेरिका के इस हवाले से स्ट्रेटजी क्या है और फिर तालिबान का क्या रद्द अमल इस पर हो सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, थैंक यू। जनरल साहब, भारत की तरफ से यूरोपीय यूनियन के मकबूजा कश्मीर का जो 3 रोज़ा गाइडेड दौरा है, इसको आप किस नज़र से आप देखते हैं? आप नहीं समझते कि ये आलमी दुनिया को गुमराह करने की एक और साजिश है, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कश्मीर में जो भारतीय मजालिम है, जो वहाँ लोगों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरह ख़वातीन को जलील किया जा रहा है वहाँ पर, ये भी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। तो फिर ऐसे दौरों से क्या वाकई दुनिया की कोई राय बदल सकती है?
थैंक यू शाजिया। देखिए, ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव है और हिंदुस्तान एक नैरेटिव लेके चल रहा है जहां वो दुनिया को ये तासुर देना चाहता है कि वहां तो बिल्कुल अमन है। अगर अमन है तो वहां 9 लाख फौज क्यों रखी हुई है, 18 मंथ से कर्फ्यू क्यों नाफिज किया हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस जो उनके असेंबली का खत्म किया हुआ है उसको बहाल क्यों नहीं करते, वहां की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको रिहा क्यों नहीं करते, उनको जेलों में क्यों डाला हुआ है, 8000 गुमनाम कब्रें क्यों बन गई हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उनके ब्रिगेडियर जीप के आगे बांध के इंसानों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे क्यों यूज कर रहे हैं, एक नाना की मैयत पे बैठा 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा क्यों बैठा वहां पे रो रहा है। ये तमाम हकाइक दुनिया देख रही है और दुनिया को पता है। इसलिए ये जो अश्कशोई करने की वो कोशिश कर रहे हैं या जो चंद ऑब्जर्वर्स को ले जाकर वो एक पुट अप शो करना चाहते हैं, इससे वो कोई भी नया तासुर कायम करने में कामयाब नहीं होंगे। और वो ऑब्जर्वर भी सारी बातें समझते हैं, वो यूरोपियन हैं, तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इससे ये तासुर तो जायल नहीं होगा। जैसे आपने अपने इंट्रो में अभी कहा कि वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस बंद है, वो क्यों बंद है? यूरोपियन यूनियन जो रिपोर्ट्स कर रही है वो क्यों कर रही है? अमेरिकन ह्यूमन राइट्स कमीशन या यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो रिपोर्टें शाया कर रहा है, वो क्या हकीकत और फिर डिसइंफो लैब, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? उसके इंकशाफात भी पूरी दुनिया के सामने है। डिसइंफो लैब का भी है। फिर जो कुलभूषण यादव जो कुछ यहाँ कर रहा था, जो हमारे पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू गए थे और उनको वहां मर्डर कर दिया गया, जो कश्मीर, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या वो सब उन दुनिया को नजर नहीं आता? तो ये सारी चीजें जो है इनको छुपाया नहीं जा सकता। वो बेशक एक नहीं 2 कंट्रोल्ड दौरे करा लें। जब ये ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे, जब राहुल गांधी गए थे उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया था, तो जब उनको अपने इंडियंस को नहीं जाने देते तो इंटरनेशनल विजिट अगर वो कंडक्ट करवा भी देते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो भारत शायद ये भूल रही है दौरे भारत की चाल को बदल भी सकते हैं, उल्टा भी पड़ सकते हैं, दुनिया की राय बदल सकती है। यकीनन जब वो देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कर्फ्यू लाइक माहौल में उनको विजिट करवाया जा रहा है, तो वो अपनी जो सीक्रेट रिपोर्ट लिखेंगे वो उसमें अपनी हुकूमतों को वो सब कुछ बताएंगे। भले मुंह पे वो इनकी तारीफ कर भी दें तो वो ऐन मुमकिन है कि ये पुट अप शोज होते हैं, डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, तो हो सकता है वो इनके मुंह पर तारीफ कर दें, लेकिन वो जो अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने ममालिक को भेजेंगे उसमें वो तमाम हकाइक को लिखेंगे। सही। अच्छा जनरल साहब, नेटो के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि वो ऐसे अफगानिस्तान नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब एक मतलब ये लिया जा सकता है कि जाहिर है कि काबुल हुकूमत अभी उस काबिल नहीं है, वो हालात को नहीं संभाल सकती है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो पुलिस है, हालात को संभाला नहीं दे सकती, जिसकी वजह से वहाँ पर अफवाज का, नेटो अफवाज का रहना ज़रूरी है। दूसरी फिर एक डेमोक्रेटिक जो एक उनकी पॉलिसी है, जो उनका मिजाज है, फिर बाइडन ने भी आते ही कहा था कि वो जल्दी नहीं करेंगे, बड़ा गलत फैसला होगा। आपको लगता है कि तालिबान के लिए ये अब एक्सेप्ट करना, जब मुआहदा आगे बढ़ रहा था ट्रंप के दौर में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और फिर वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां उनमें भी कमी नहीं आएगी? यकीनन ये जो फैसला उनका है, ये दे विल डू इट ऑन देयर ओन पेरिल, इसका रिस्क उन्हें ही लेना पड़ेगा। और जो तालिबान है जिनका पूरे मुल्क पे इस वक्त तकरीबन कंट्रोल है, जो अपने 5000 कैदी रिलीज करवा चुके हैं, अपने आप को रीइंफोर्स कर चुके हैं, अगर उनको इस मुआहदे में एक दफा फिर बिट्रे किया गया तो वो तो 19 साल से जंग कर ही रहे हैं और वो मजीद जारी रखेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। लिहाजा उनका ये जो फैसले को, क्योंकि बाइडन गवर्नमेंट एक बड़ी कमजोरी दिखा रही है, वो अभी तक तमाम पॉलिसीज को, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर मुआहदा हो, चाहे वो चाइना के साथ होने वाली तिजारती ताल्लुकात हों, यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो हों, या अफगानिस्तान से विड्रॉल की बात हो, इन सब को वो कह रहे हैं जी हम रिव्यू कर रहे हैं। वो अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी दे नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको बड़ा केयरफुली उन्हें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो अपनी खुशी से नहीं गए। पहले भी जो उन्होंने मुआहदा किया है, उन्होंने इस वजह से नहीं किया था कि अफगानिस्तान में बड़ा अमन कायम हो गया था, हुकूमत चल पड़ी थी, पुलिस का और उनकी जो अफगान आर्मी है उसका पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो गया था, लिहाजा उन्होंने मुआहदा किया। उस वक्त भी उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मुआहदा किया था, और अब भी वो इस वक्त जब निकलेंगे
तो मेरे ख्याल में उन्हें मजीद पूरी दुनिया उठा के जानती है निकलना पड़ेगा कि तालिबान और अमेरिका अगर टेबल टॉक की है, उन्होंने मुज़ाकरात की मेज पर अगर वो बैठे हैं, तो ये पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से है। पाकिस्तान का इसमें बड़ा मुस्बत किरदार है, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। और अगर ये लिंगर ऑन होता है, तालिबान भी पीछे हटते हैं, अमेरिका भी पीछे हटता है, पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा? देखिए, पाकिस्तान पर प्रेशर भी आएगा, पाकिस्तान की जरूरत भी अमेरिका को महसूस होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में, जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि पाकिस्तान इस अमन में बड़े खुलूस के साथ पूरा ताउन कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का फायदा है और अफगान का अमन, हमारे जो ये अफगान रेफ्यूजीज हैं ये वापस जाएंगे, हमारा उनके साथ ट्रेड हो सकेगा, हम अपने पड़ोसी मुल्क में अमन देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इस पे कोई बिट्रेयल हुआ उनके साथ, या उस मुआहदे से अमेरिका पीछे हट गया, या सो कॉल्ड कोलिशन फोर्सेस पीछे हट गई, तो एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी आएगा कि हमारी मजीद मदद करें, लेकिन पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? मुआहदा वो तोड़ रहे हैं। तालिबान को लाकर टेबल पे बिठा देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उनको ये कहना कि आप मुआहदा करें और अमन की तरफ बढ़े। अब अगर उस अमन के जो मुआहदा था उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता और ट्रंप की पॉलिसी को बाइडेन साहब रिवर्स करना चाहते हैं, पेंटागन का प्रेशर हो, CIA का हो, या उनकी अपनी जाती सोच हो, तो एक तरफ तो बड़े अलम बरदार हैं वो ह्यूमन राइट्स के, और दूसरी तरफ वो मजीद क़याम बढ़ाकर अफगानिस्तान के अवाम को क्या तोहफा देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस पे उन्हें ठंडे दिल से सोचना चाहिए, और ये खित्ते के अमन के लिए और खुद उनके अपने सियासी वकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बाइडेन साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसको ठंडे दिल से सोच के इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हालात कायम हो सके जिनके लिए मुआहदा किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया है। आलमी मालियाती इदारे IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात प्रोग्राम की यकीन दहानी करवा दी है, जिसके बाद IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। इस एलामिये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए दूसरे 5वें जायजे की मंजूरी दी है और जायजा मिशन ने $50 करोड़ का कर्ज जारी करने की सिफारिश भी कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज जारी करने की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए जाएंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि कोरोना वायरस के अखराजात के ऑडिट की कोशिशें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए भी इकदाम किए हैं, जबकि हुकूमत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर भी इम्प्लीमेंट कर रही है, और पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान को भी मुकम्मल करने की अब कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जानिब से मुल्क में भेजे जाने वाली जो रेमिटेंसेज हैं, तरसेलाते ज़र हैं, इनमें मुसलसल 8वें महीने में इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि जनवरी में तरसेलाते ज़र $2 अरब 27 करोड़ रही, जो कि जनवरी 2020 से 19% ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक रवा माली साल में आने वाली तरसेलाते ज़र गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 24% ज़्यादा हैं। सनती शोबे से मुतालिक खुशखबरी सुनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिसंबर 2019 के मुकाबले में बड़ी सनतों की पैदावार में 2 हिस्सों की नमू देखी गई है, ग्रोथ देखी गई, और इसमें 11.4% इजाफा हुआ है, और मजमूई तौर पर जुलाई से दिसंबर तक बड़ी सनतों की पैदावार में 8% इजाफा हुआ। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में सबसे ज़्यादा तरसेलाते ज़र सऊदी अरब से आई, जिसका हुजम $55 करोड़ 36 लाख रहा। उसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात से $49 करोड़ 25 लाख की तरसेलाते ज़र मुल्क में मौसूल हुई, जो कि मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। एक तरफ मुल्क में तरसेलाते ज़र में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से प्रॉपर्टी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी पर मुतादिद मराद का ऐलान भी किया है। तफसीलात के मुताबिक फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स की जो शरह पहले 15% थी, इसको कम करके 10% कर दिया गया है। फिर हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का भी इजरा किया, जिसमें अब तक $46 करोड़ जमा हो चुके हैं। इन सर्टिफिकेट्स पर डॉलर में सरमायाकारी पर हुकूमत 3 महीने की मुद्दत पर 5.5%
और 5 साल की मुद्दत के लिए 7% मुनाफा भी देगी और रुपए की सरमायाकारी में शरह सूद 9.5% से 11% रखी गई है। और फिर इसके साथ डिजिटल अकाउंट के जरिए मकामी या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्सों में कमी की गई है, जो यकीनन मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत ये जो इक़दाम कर रही है, फ़ैसले कर रही है, जिसे मुख्तलिफ जो हमारे मुआशी जो बिजनेसमैन तबका है और जो हमारे माहिर मुआशात हैं, इसको सराहा भी जा रहा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।